हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक शॉकिंग, डिस्टर्बिंग और एक्सट्रीमली ट्रेजिक केस की स्टोरी शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मौजूद ट्विस्ट आपको हैरान होने के साथ साथ दुखी भी कर देगा। केस की डिटेल्स के साथ साथ हम इंटेरोगेशन का कुछ हिस्सा भी शामिल करेंगे, क्योंकि वही इस केस के ट्विस्ट को खोल कर रख देगा। ये बात है 2006 की। एरिजोना में क्रिसमस के दिन हेदर कॉन, जिसकी एज 21, और उसका बॉयफ्रेंड रायन वॉलर, जिसकी उम्र 18 साल थी, उन दोनों की फैमिलीज बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को हेदर रायन के घर मूवी देखने और पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाती है, और फिर उसके बाद उन दोनों में से किसी से कोई भी राब्ता हो नहीं पाता, और ना ही वो क्रिसमस के दिन अपनी अपनी फैमिलीज से मिलने आते हैं। उनके पेरेंट्स परेशान होकर फीनिक्स पुलिस को वेलफेयर चेक के लिए कॉल्स करते हैं। अब फीनिक्स पुलिस रायन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां अपार्टमेंट में जो उन्हें मिलता है, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। काउच सोफा पर हेदर की लाश होती है, जिसे सर में गोली मारी गई थी। वहाँ रायन भी मौजूद होता है, जो जिंदा होता है, बिल्कुल सही चल फिर रहा होता है, बात कर रहा होता है, मगर थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। किसी भी बात का पुलिस को सही जवाब नहीं देता। अगर किसी भी सवाल का कोई जवाब देता तो थोड़ी देर बाद अपनी उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगता। पुलिस को उसकी ऐसी बातों से उस पर शक होने लगा। उसे पुलिस की कार में 4-5 घंटे के लिए बिठाया जाता है। इस दौरान पुलिस ऑफिसर हेदर की बॉडी और क्राइम सीन की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद पूछताछ के लिए रायन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इंटेरोगेशन रूम की फुटेज में आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर जख्मों के निशान होते हैं और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। रायन जब से यहाँ आया था, वो कराने की आवाज़ें निकालता है या अपनी हथकड़ी से खेलता है। तकरीबन इस वक्त सुबह के 5 बज रहे होते हैं। वो कभी उठता है और कभी बैठता है। अब ऑफिसर उसके पाँव की पिक्चर लेते हैं। इसी दौरान रायन कहता है, आई जस्ट वांट गो टू स्लीप, जिसका डिटेक्टिव जवाब देता है कि दैट विल हैपन सूनर और लेटर। फिर रायन उससे घर जाने के बारे में पूछता है, तो डिटेक्टिव जवाब देता है कि पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रायन कहता है कि मैं, और फिर कहता है क्यों। फिर रायन डिटेक्टिव से पूछता है अपने चेहरे के जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कि क्या ये जख्म बुरा है। तो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, ये वूंड बहुत बुरा है। रायन के चेहरे पर ऐसे ब्रूजेस देखकर पुलिस को यही शक था कि शायद हेदर और रायन के दरमियान फिजिकल फाइट हुई होगी, और ये जख्म रायन से हेदर को खुद को डिफेंड करते हुए आए होंगे। और पुलिस के दिमाग में ये भी था कि कहीं रायन मेंटली अनस्टेबल तो नहीं। डिटेक्टिव को रायन से किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं मिल रहा था। रायन बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि उसे सोना है। क्राइम सीन पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने पुलिस को यही एडवाइस किया था कि रायन के सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे सोने नहीं देना है, मगर जख्मों के बावजूद रायन को कोई भी मेडिकल असिस्टेंट नहीं दी गई थी। अब डिटेक्टिव सवालों का सिलसिला शुरू करता है। अब डिटेक्टिव रायन से पूछता है कि वो कौन से हाईएस्ट ग्रेड तक पढ़ा है। तो रायन जवाब देता है 8th ग्रेड तक, जबकि उसने ग्रेजुएशन की हुई थी। इस जवाब पर डिटेक्टिव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हर सवाल के जवाब में रायन आई डोंट नो कहता है। अब डिटेक्टिव को लगता है कि उसके अपार्टमेंट में जो भी हुआ होगा वो उसकी वजह से शॉक में है, या इतनी सुबह नींद पूरी ना होने की वजह से वो इरिटेटेड है, या शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। रायन जवाब देता है नो। फिर डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम हेदर है। तो वो हाँ कहता है। फिर डिटेक्टिव हेदर का लास्ट नेम पूछता है, तो रायन उसको आई डोंट नो कहता है और उसके बाद उल्टे सीधे नाम बताने लगता है। रायन के आंसर से ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो हेदर को सही से जानता भी ना हो। फिर वो हेदर की एज पूछता है, तो वो कहता है 16 या 17, जबकि हेदर 21 साल की थी। डिटेक्टिव पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। तो रायन कहता है कि हेदर ने मारा होगा। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि कैसे मारा है। तो वो जवाब देता है कि शायद हाथ से मारा होगा। डिटेक्टिव पूछते हैं कि क्या तुम दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ है। तो रायन जवाब देता है नहीं। डिटेक्टिव कहता है तो फिर तुम्हें चोटें कैसे लगी। वो जवाब देता है कि एक्सीडेंटली मारा होगा। रायन कहता है कि हेदर क्रिस्टीना के बालों के साथ कुछ कर रही थी। डिटेक्टिव पूछता है कि क्रिस्टीना कौन है, और वो केस के नोट्स के सारे पेपर चेक करने लगता है। क्रिस्टीना रायन की रूममेट थी, मगर क्रिसमस से 2 दिन पहले वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। इस हादसे के दौरान वो उस घर में मौजूद नहीं थी। क्रिस्टीना से पहले एरिक रायन का रूममेट था। डिटेक्टिव के उस सवाल के जवाब में जिसमें वो उससे पूछता है कि क्रिस्टीना कौन थी, वो उसका जवाब देता है और कहता है क्रिस्टीना सोफे पर थी। डिटेक्टिव फिर पूछता है क्रिस्टीना कौन है। वो जवाब देता है मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है। उसका जवाब यही होता है कि आई रियली डोंट नो।
अब डिटेक्टिव डिसबिलीफ में सर को हिलाता है। उसे रायन की किसी भी बात की कुछ समझ नहीं आ रही होती। अब डिटेक्टिव पूछता है, एरिक को जानते हो? वो उस पर हाँ करता है। डिटेक्टिव एरिक का लास्ट नेम पूछता है तो रायन कहता है, आई डोंट नो। अब डिटेक्टिव फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि इनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं। रायन उसका भी यही जवाब देता है कि आई डोंट नो। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि लास्ट नाइट तुम्हारे घर पर क्या हुआ था। रायन जवाब देता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं सो रहा था। वहाँ क्रिस्टीना और हैदर थीं और वो क्या कर रही थी मुझे नहीं पता। मुझे घर जाना है और सोना है। इस पॉइंट पर डिटेक्टिव को और इस इंटेरोगेशन को देखने वालों को यही लगता है कि ऐसे जुर्म के बाद अचानक मेमोरी लॉस हो जाना कितना कन्वीनियंट है। या ये ड्रग यूज की वजह से तो नहीं कि वो कुछ भी बोले जा रहा है। डिटेक्टिव दोबारा उसे पूछता है कि तुम्हारे नाक के पास जो चोट लगी है वो कैसी लगी है। वो फिर सेम आंसर देता है कि आई डोंट नो। अब रायन हैदर को कभी अपनी या एरिक की गर्लफ्रेंड बताता है। डिटेक्टिव गुस्से में कहता है कि तुम्हारे घर में जो लड़की थी सोफा पर वो मर चुकी है। रायन कहता है कि हैदर मर चुकी है। वो हैरान होता है और कुछ एक्सप्रेशन भी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। अब वो कुछ ऐसा बोलता है कि पूरा केस ही ट्विस्ट हो जाता है। वो कहता है कि हमारे घर लोग आए थे, रिची और उसके डैड, और उनके पास बोस, एरोस और डॉट्स थे जिससे उन्होंने हमें शूट किया। और उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, एरिक भी नहीं। उस वक्त घर में सिर्फ मैं और हैदर थी। डिटेक्टिव कहता है कि तुम और हैदर वहाँ थे तो क्या हुआ था? वो कहता है कि रिची और उसके डैड हमें शूट करने आए थे। डिटेक्टिव पूछता है कि रिची कौन है? रायन कहता है कि वो वहीं रहता था। रिची असल में एरिक के साथ रायन के यहाँ रहने से पहले उसका रूममेट था। डिटेक्टिव पूछता है कि रिची वहाँ क्या करने आया था? रायन कहता है कि वो अपने डैड के साथ वहाँ कुछ लेने आया था। अब डिटेक्टिव कहता है कि उनके पास बोस और एरो थे। रायन कहते हैं नहीं, दोनों के पास रिवॉल्वर थे। डिटेक्टिव इरिटेट होकर कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? जिस पर रायन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने हमें शूट किया है। अब डिटेक्टिव कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने शूट किया होता तो तुम यहाँ ना बैठे होते। अब डिटेक्टिव कहता है कि तुमने हैदर को शूट किया है, जिसके जवाब में वो नहीं कहता है। अब वो कहता है कि रिची और उसके डैड ने मुझे स्लीपिंग होल्ड पर डाल दिया था। डिटेक्टिव फिर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, स्लीपिंग होल्ड क्या होता है? डिटेक्टिव कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें शूट किया होता तो तुम यहाँ ना बैठे होते, जिसके जवाब में वो कहता है आई डोंट नो। डिटेक्टिव कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। रायन परेशान होकर हेड डाउन कर लेता है। अब रायन कहता है कि मेरा यकीन करो कि हैदर के भाई रिची ने उसे शूट किया है और मेरी आंख में भी शूट किया है। रायन इमोशनल होता है और कहता है कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है। अब डिटेक्टिव उसे कहता है कि मुझे अपने वुंड्स चोट दिखाओ। उसकी चोट देखते ही घबराकर डिटेक्टिव बाहर जाता है और टोटली डिफरेंट डिमीनर के साथ वापस अंदर आता है। डिटेक्टिव रायन को बोलता है कि तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। रायन कहता है कि क्यों? डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारे चेकअप वगैरह के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं, मगर रायन कहता है कि मुझे सोना है। डिटेक्टिव कामली कहता है कि अगर हेड इंजरी हो तो सो नहीं सकते। अब वहाँ इंटेरोगेशन में कुछ और डिटेक्टिव्स और मेडिकल स्टाफ आते हैं। डिटेक्टिव उनसे जो कहता है आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे यहाँ, यहाँ और यहाँ सर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि गोलियां लगी हैं। अब सब परेशान होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस। उसे 4 से 5 घंटे उसके अपार्टमेंट के बाहर पुलिस कार में बिठाने के बाद लगभग 1 घंटे से ज्यादा इंटेरोगेशन रूम में इंटेरोगेट किया जा रहा था। जख्मों के बावजूद उसे मेडिकल केयर या हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था। 6 से 7 घंटों तक उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जो कि किसी भी परमानेंट ब्रेन इंजरी का सबब बन सकता था। रायन ने इतनी स्वेयर इंजरीज के बावजूद जो बताया था कि रिची और उसके डैड ने उन्हें शूट किया था, ये सच था। वो अपनी इंजरीज की वजह से डिटेल्स स्ट्रेट नहीं बता पा रहा था, मगर वो 100% सच कह रहा था। अब डिटेक्टिव रायन को बताते हैं कि एम्बुलेंस आ चुकी है। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 गोलियां वो भी सर में लगे होने के बावजूद वो खुद चल के जाने लगता है। इससे पता चलता है कि वो कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं, बल्कि 18 साल का एक आम सा नौजवान लड़का है, जिसने एक रात पहले अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया था। ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। उसकी इंजरी की वजह से उसका ब्रेन स्वेल कर गया था। जब उसकी सर्जरी की गई तो उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा रिमूव करना पड़ा और वो अपनी लेफ्ट आई से भी ब्लाइंड हो गया। वो सरवाइव कर गया, मगर फिर वो कभी अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार नहीं पाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिची और रायन का क्या ताल्लुक था।
एरिक और रिची रूममेट थे और कुछ ही वक्त पहले दोनों में लड़ाई हो गई थी, तो एरिक ने उसे अपार्टमेंट छोड़ने को कहा। लड़ाई काफ़ी बढ़ गई थी और कुछ अरसे के बाद रिची ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया था। फिर एक दिन रायन ने उसे अपने बैकयार्ड में देखा। फिर रायन और रिची के दरमियान लड़ाई हुई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। अब गुस्से में रिची अपने डैड के साथ रायन से बदला लेने आया था। रिची बैकडोर से उसके घर के अंदर दाखिल होने लगा। रायन उसे देखते ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करने गया तो रिची ने उस पर फायर किया। एक गोली उसकी आंख में लगी और दूसरा फायर भी उसके सर में करने के बाद सोफा पर सोई हुई हैदर को भी सर में शूट किया। रिची और उसके डैड को लगता है कि कोई आई विटनेस नहीं बचा। रायन के कंप्यूटर्स, वेपन और कुछ चीजें चुराने के बाद वहां से भाग जाते हैं। अब इस शूटिंग से लेकर वेलफेयर चेक तक रायन ने क्या किया और कैसे वक्त गुजारा, किसी को कुछ भी पता नहीं। रिची और उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया। रिची को 2008 में मर्डर, बगलरी, एग्रीवेटिंग असॉल्ट और मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग वेपन्स के चार्जेस के साथ उम्र कैद की सजा दी गई। पहले उसके फादर लैरी के खिलाफ चार्जेस डिसमिस कर दिए गए थे क्योंकि लैरी ने अपनी बीवी को उस दिन रायन और हैदर के साथ जो भी किया था वो कन्फेस किया था और उसकी बीवी ने ही ये सारी डिटेल्स पुलिस को दी थी और ये केस उन डिटेल्स की वजह से ही मजबूत हुआ था। मगर बाद में उसने कोर्ट में अपने शौहर के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया था। मगर हैदर की फैमिली ने बहुत फाइट किया और लॉ में एक अमेंडमेंट की गई जिसे हैदर्स लॉ कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक क्रिमिनल को जेल में रहते हुए मैरिटल कम्युनिकेशन से रोका जाए ताकि उसका स्पाउस उसके खिलाफ लॉ एंड एनफोर्समेंट को उसके क्राइम के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे तो उसका पार्टनर उसका माइंड वॉश ना कर सके। लैरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हैदर की फैमिली ने एक लंबा केस लड़ा और उसे भी उम्र कैद की सजा हुई। लैरी ने अपनी पूरी लाइफ चोरी, डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के क्राइम में गुजारी थी और रिची भी पिछले 5-6 सालों से अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था और इस केस से पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। हैदर 21 साल की उम्र में अपने प्यारों से बिछड़ गई और रायन खुद से जिंदगी गुजारने या सही फंक्शन करने के काबिल ना रहा। वो अपने पेरेंट्स की केयर में रहा। उसे मुसलसल सीजर्स आते थे। रायन इन्हीं सीजर्स की वजह से 2016 में 28 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये थी रायन और हैदर की कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।